हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज से मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 1। ठीक है, और इसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। ठीक है बच्चों, मतलब लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये पहला अध्याय। आइए बच्चों, सबसे पहले है भाषा मतलब लैंग्वेज। तो आइए देखें, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, समाज में रहकर उसे लोगों के सामने अपने मन के भाव और विचार प्रकट करने की आवश्यकता होती है। ठीक है ना बच्चों, इसकी पूर्ति हेतु उसे भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा के द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, भाषा के आदान प्रदान के साधन को भाषा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको समझ आया कि भाषा होती क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, भाषा हम कह सकते हैं कि हमारे विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम के द्वारा किया जाता है वो होता है भाषा। ठीक है बच्चों, और क्योंकि हमें समाज में रहना है और अपने विचारों को व्यक्त करना है, तो इसी वजह से हमें भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं और आगे देखिए बच्चों, ये एक चित्र दिया गया है और इसमें क्या लिखा है, हम सब एक हैं। ये बच्चे क्या कह रहे हैं, ये बच्चा कह रहा है कि हम सब एक हैं। ठीक है, आइए भाषा की इकाइयां देखते हैं। ठीक है, मतलब यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज। तो देखिए, भाषा की 5 इकाइयां होती हैं। कौन कौन सी? ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। ठीक है बच्चों, देखिए पहला ध्वनि करते हैं। ठीक है, मुख से निकलने वाली स्वतंत्र आवाज ध्वनि कहलाती है, जैसे ऊ। ठीक है, दूसरा देखिए वर्ण, वह ध्वनि जिसके पुनः टुकड़े ना हो सके वर्ण कहलाती है। ठीक है, जैसे अ, क, प, ट आदि। ठीक है, तीसरा देखिए शब्द। तो देखिए वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। ठीक है, जैसे जल, पुस्तक, विद्यालय आदि। ठीक है, चौथा देखिए पद, वाक्य में प्रयुक्त शब्द के व्यावहारिक रूप को पद कहते हैं, जैसे मोना खेलती है। ठीक है, आइए पांचवा देखें वाक्य। तो शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है, जैसे कि सेब मीठा है। ठीक है बच्चों, आइए आगे देखें अब भाषा के भेद। ठीक है, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। तो देखिए, भाषा के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। तो कौन कौन से? एक है मौखिक भाषा। तो देखें ये क्या होती है मौखिक भाषा। देखिए, जब हम मुंह से बोलकर अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के विचारों को कानों से सुनकर समझते हैं, वह मौखिक अथवा कथित भाषा कहलाती है। ठीक है बच्चों, यह भाषा का प्राचीनतम रूप है। तो बच्चों आपको समझ आया कि हमारी मौखिक भाषा क्या होती है। जैसे कि बच्चों मैं अभी बोल रही हूँ, है ना, और मेरा बोला हुआ आप लोग सुनकर समझ रहे हैं, तो ये क्या है? मौखिक भाषा है। ठीक है बच्चों, इसी को हम कथित भाषा भी कहते हैं और ये आपका प्राचीनतम रूप है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले लोग बोलकर, मतलब उनकी दूसरी भाषा होती थी लेकिन वो बोलकर ही अपने विचारों को व्यक्त करते थे। ठीक है बच्चों, आइए दूसरा प्रकार करते हैं। तो ये है लिखित भाषा। देखिए, जब हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर समझते हैं, वह लिखित भाषा कहलाती है। तो बच्चों आप देख रहे हैं इस चित्र में ये बच्चा क्या कर रहा है? कुछ लिख रहा है। ठीक है, आइए अब करें विभिन्न भाषाएं, मतलब वेरियस लैंग्वेजेस। तो चलिए देखें कितनी कितनी तरह की भाषाएं हैं। ठीक है, देखिए, तो संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि अंग्रेजी, चीनी, जापानी, फ्रेंच आदि। हमारे देश में भी कई भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जो इस प्रकार है। देखिए कौन कौन सी है? मणिपुरी, बांग्ला, उड़िया, गुजराती, हिंदी, मराठी, नेपाली, कोंकणी, पंजाबी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, असमिया, संस्कृत, कश्मीरी, संथाली, मैथिली, बोडो, डोंगरी, तमिल, उर्दू, सिंधी। ठीक है बच्चों, ये कुछ मुख्य भाषाएं हैं जो हमारे पूरे भारत में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, आइए अब हम आगे देखें। 14 सितंबर 1949 में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, ये दिनांक, ये दिवस आपको याद रखना है। आइए बच्चों आगे देखें अब साहित्यिक भाषा मतलब लिटरेरी लैंग्वेज। चलिए देखिए, तो लिटरेरी लैंग्वेज, चलिए बच्चों देखें। साहित्यिक भाषा का प्रयोग बोलचाल की भाषा की तुलना में प्रायः कम होता है। यह भाषा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध,
अलंकृत और परिमार्जित होती है। ठीक है, यह भाषा का मानक रूप होता है। इसमें ही साहित्य की रचना होती है। ठीक है बच्चों, साहित्य ही किसी समुदाय, जाति या वर्ग के वर्तमान और अतीत की झांकी प्रस्तुत करता है। यह मानवीय अनुभूति के विभिन्न पक्षों को स्पष्ट करता है। कविता, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, उपन्यास आदि साहित्य की विभिन्न विधाओं की रचना साहित्यिक भाषा में की जाती है। तो बच्चों आपको समझ आया कि साहित्यिक भाषा क्या होती है। ठीक है बच्चों, आइए दूसरा देखें। ये है बोली, मतलब डायलेक्ट। ठीक है बच्चों, देखिए भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। बोली किसी क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा मौखिक रूप से अपने विचारों के आदान प्रदान का साधन होती है। कुछ बोलियां हैं जैसे अवधी, ब्रिज, बिहारी, भोजपुरी, राजस्थानी आदि। ठीक है, बोली का प्रयोग लिखित साहित्य के लिए नहीं किया जाता। ठीक है बच्चों, तो आपने ये याद रखना है कि हमारी एक क्षेत्रीय भाषा को हम बोली कहते हैं। ऐसे ही हर राज्य की अपनी अपनी कोई भी ऐसे बोली हो सकती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखें लिपि, मतलब स्क्रिप्ट। ठीक है बच्चों, देखिए प्रत्येक भाषा को प्रकट करने के लिए कुछ विशेष ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। किसी भाषा को ध्वनि चिन्हों द्वारा प्रकट करना ही उस भाषा की लिपि कहलाता है। ठीक है, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। तो बच्चों आपको समझ आया कि लिपि क्या होती है। जब हम किसी भाषा को लिखते हैं तो वो जो लिखावट है, जिसमें लिखा गया है, वही आपकी लिपि होती है। ठीक है बच्चों, आइए अब यहाँ पे कुछ भाषाओं की आपको लिपि दी गई है। देखिए क्या दिया हुआ है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। अंग्रेजी की क्या है? रोमन। उर्दू की है फारसी और पंजाबी की है गुरुमुखी। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है। आइए अगला देखें, व्याकरण मतलब ग्रामर। तो देखिए प्रत्येक भाषा को बोलने, पढ़ने, लिखने आदि के कुछ निश्चित नियम होते हैं। ठीक है बच्चों, जिस शास्त्र में ये नियम संकलित होते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, व्याकरण के बिना किसी भाषा का शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना अथवा शुद्ध पढ़ना असंभव है। ठीक है बच्चों, वह शास्त्र जिसके द्वारा किसी भाषा का शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना तथा शुद्ध बोलना सीखा जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। तो बच्चों आपको समझ आया कि व्याकरण हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हम इसी से किसी भी भाषा का शुद्ध रूप से बोलना या फिर लिखना सीख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब हम आगे देखें व्याकरण के विभाग। ठीक है बच्चों, मतलब पार्ट्स ऑफ ग्रामर। आइए देखें, व्याकरण के नियमों का अध्ययन मुख्य रूप से 3 विभागों के अंतर्गत किया गया है। तो आइए देखें ये 3 विभाग कौन से हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार। तो आइए एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला देखिए वर्ण विचार। इस विभाग में हम वर्णों के स्वरूप, भेद, प्रकार आदि के विषय में अध्ययन करते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा देखिए शब्द विचार। इस विभाग में हम शब्दों के स्वरूप, भेद, प्रकार आदि के विषय में अध्ययन करते हैं। ठीक है। तीसरा देखिए वाक्य विचार। इस विभाग में हम वाक्यों के स्वरूप, भेद, प्रकार आदि के विषय में अध्ययन करते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने मुझे बहुत ध्यान से सुना होगा। ठीक है बच्चों, आइए अब करते हैं हम इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर। चलिए बच्चों, तो पहला देखिए, आओ कुछ बताएं। ठीक है, देखिए चलिए बच्चों देखते हैं कि ये हमें क्या बताने वाले हैं। तो पहला देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए बच्चों, मुझे इन प्रश्नों के उत्तर आप लोग देंगे। क्या है? आपके क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? आपके क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप जिस भी राज्य में रहते हैं, जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, तो आप वहां की बोली को लिखेंगे। ठीक है बच्चों। जैसे कि बच्चों अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, ठीक है, झांसी तरफ की, तो वहां पे कौन सी भाषा बोली जाती है बताइए? बुंदेलखंडी। ठीक है। आइए अब ख देखें, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बताइए? 14 सितंबर। ठीक है बच्चों। आइए आओ कुछ करें। तो देखिए पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क देखिए, भाषा का क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है बताइए? तो भाषा का क्षेत्रीय रूप कहलाता है, बताइए क्या? लिपि, राजभाषा, राष्ट्रभाषा या बोली? तो ये होता है बोली। ठीक है। आइए ख देखिए, भारतीय संविधान में भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, बताइए? 24, 22, 18 या 20? तो ये है 22। ठीक है। ग देखिए, हिंदी दिवस मनाया जाता है कब बताइए? 3 मार्च को, 24 अक्टूबर को, 14 सितंबर को या 26 जनवरी को? तो ये है 14 सितंबर को। ठीक है बच्चों। आइए दूसरा प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आइए बच्चों इन्हें मिलाएं। तो पहला है क पंजाबी। तो क्या है पंजाबी की? गुरुमुखी। गुरुमुखी। ठीक है। ये देखिए, हिंदी की क्या है बताइए? देवनागरी। ठीक है बच्चों।
अंग्रेजी की देखिए रोमन, ठीक है। भाषा का प्राचीनतम रूप क्या है बताइए? मौखिक भाषा, ठीक है। उर्दू की बताइए तो ये होती है क्या? फारसी, ठीक है बच्चों। चलिए आइए अब इसका तीसरा प्रश्न करें। नीचे लिखे शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। आइए देखें। तो क देखिए, हमारी राजभाषा डैश है, बताइए क्या? हिंदी, है ना, तो ये है हिंदी। दूसरा देखिए, भाषा लिखने की विधि को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? लिपि कहते हैं, ठीक है बच्चों, ये है आपका दूसरा। तीसरा देखिए, ग, हिंदी भाषा की लिपि डैश है, बताइए क्या? देवनागरी, ठीक है, ये है आपका तीसरा। चौथा देखिए, भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित तथा मौखिक, ठीक है, ये होगा आपका चौथा, ठीक है। पांचवा देखिए, ड़, भाषा विचारों के आदान प्रदान का डैश है, क्या? साधन है, तो ये हो जाएगा पांचवा, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए, ये अध्याय हमारा पूरा होता है, लेकिन इसके अंत में आपको एक क्रियाकलाप दिया गया है और इसे आपने अपने मित्रों की सहायता से करना है, ठीक है बच्चों। अपने सारे दोस्तों के साथ मिलकर इसको पूरा करिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये अध्याय हमारा पूरा होता है। मैं आशा करती हूँ अब आपको इस अध्याय का अच्छा ज्ञान हो गया होगा, ठीक है बच्चों। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।